नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी पाठशाला बाई आर के में। मैं हूं आपका दोस्त आर के और आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2026 के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित ऐसे 150 संभावित प्रश्न जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये 150 प्रश्न जो हैं ये सभी सब्जेक्टों को से संबंधित हैं जो यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए शुरू से और अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और ये भी बताना आप इस टेस्ट के रूप में देखना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। तो शुरू करते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम महामैराथन 150 प्रश्न। पहले जो विषय रहेगा वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसे हम CDP कहते हैं। पहला प्रश्न है, बाल विकास में अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या कोलर। तो इसका सही जवाब होगा थॉर्नडाइक। ध्यान रखना, ऑप्शन ए का सही जवाब क्या है? थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, मैं सीधे उत्तर की तरफ ही चलता हूँ ऑप्शन की बजाय, ठीक है। कक्षा के शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए किस नियम पर आधारित है? तो ये बेटा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है, कॉलर ने अपने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किस जीव पर किया था? कुत्ता, बिल्ली, सुल्तान नामक चिंपांजी और चूहा। ये बेटा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है सुल्तान नामक चिंपांजी जो बंदर था उस पर जो है कोलाहर ने एक्सपेरिमेंट किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन बी, स्पेयरमैन, ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? नंबर 1 संवेदी भ्रामक अवस्था, नंबर 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब होगा बेटा उत्तर सी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित होती है? तो बेटा सृजनात्मकता जो संबंधित होती है वो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। प्रश्न 7 है, 7 प्रश्न, गणित के अधिगम सोपानिकी का सही क्रम में सर्वोच्च स्थान पर क्या है? तो बेटा सर्वोच्च स्थान पर जो है वो है समस्या समाधान अधिगम। प्रश्न संख्या 8, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिपादन में कुल कितना समय लगता है? तो बेटा इसका सही जवाब होगा 36 मिनट। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, बुद्धि लाब्धि IQ का सूत्र मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100 किसने दिया था? ये जो फॉर्मूला है, ये सूत्र है IQ नापने का, ये फॉर्मूला किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है बेटा टर्मन ने जो है IQ मापने का सिद्धांत दिया था। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। मानसिक मंदता का स्तर क्या होता है? यदि बालक की बुद्धि लाब्धि 50 से 69 के बीच हो तो क्या कहेंगे इसे? बेटा ये अल्प मानसिक मंदता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अल्प मानसिक मंदता। 50 से लेकर 69 तक, यानी 50 से लेकर 69 के बीच का जो IQ लेवल आएगा वो अल्प मानसिक मंदता कहलाएगा। प्रश्न 11 की तरफ बढ़ते हैं। अल्बर्ट बांडुरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बांडुरा जो संबंधित हैं वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं, ठीक है बेटा। प्रश्न अगले की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो बेटा ये किसके द्वारा किया गया था? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी का ये युंग के द्वारा किया गया, जिन्हें जुंग भी कहा जाता है। युंग या जुंग एक ही चीज़ है वो, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा बेटा पठार का कारण नहीं है विद्यालय का असहयोग। प्रश्न संख्या 14 को देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों अनुकरण एवं पुनर्वलन का, अनुकरण एवं पुनर्वलन का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं बच्चों। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षणिक लाब्धि की अवधारणा किसने दी थी? तो बेटा ये जो अवधारणा दी थी ये सीरल वर्ट ने दी थी। अगला प्रश्न है 16, व्यक्तित्व का प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण TAT किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसका सही जवाब है बच्चों मरे एवं मॉर्गन के द्वारा जो है व्यक्तित्व का प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण दिया गया, मरे एवं मॉर्गन के द्वारा। प्रश्न संख्या 17 की तरफ बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? इसका सही जवाब होगा बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन बी, बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए स्वयं से बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देख लेते हैं।
सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर निर्भर है, अधिगम के किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो बेटा इसका सही जवाब होगा व्यवहारवादी सिद्धांत से। ठीक है। प्रश्न 19, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो बेटा यह विचार जो संबंधित है वो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 जो है, कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा बेटा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जब तक नैतिक मुद्दों पर हम आधारित चर्चाओं को बच्चों के सामने शामिल नहीं करेंगे या उनसे डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक जो है नैतिक मूल्यों का सिद्धांत बच्चों के अंदर जन्म नहीं ले सकता। प्रश्न संख्या 21, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, ये किसने दिया? ये सिद्धांत दूसरे सामान्य बच्चों के साथ समावेशी शिक्षण होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 22, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित विकार है, यानी ये जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो बेटा ये जो रोग है ये पठन विकार से संबंधित है। इसमें क्या होता है, बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता, यानी वो जो अक्षर होता है उसे वो अच्छे से उच्चारित नहीं कर पाता, और ये टेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों के विकास के सिरपुक्ष अभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है? तो इसका सही जवाब है बेटा सिर से पैर की ओर, यानी सिर से पैर की ओर विकास होता है बच्चे का। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षण को आदोपात अध्ययन करना चाहिए, ये कथन किसका है? ये कथन जो है बेटा ये रूसो का कथन है। 25 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता है? तो बेटा पूर्व बाल अवस्था की जो विशेषता है खेलने की अवस्था है वो। ठीक है। खेल की अवस्था उत्तर बाल अवस्था को माना जाता है। प्रश्न 26, सम्यक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? सम्यक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ठीक है। सम्यक का मतलब ही उथल पुथल से होता है। प्रश्न संख्या 27, सृजनात्मकता की पहचान के लिए टॉरेंस के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण कब किया गया था? तो बेटा ये जो निर्माण किया गया ये 1966 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 28 की तरफ बढ़ते हैं। प्रेरणा का वही संबंध अधिगम से है जो अविबोध का खाली जगह से है, यानी रिक्त स्थान से है। तो बेटा यहाँ उपलब्धि आएगी, यानी प्रेरणा का वह संबंध अधिगम से है जो अविबोध का प्रेरणा से है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 29, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों वो होता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, समाज के सभी वर्गों के बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। समाज के सभी बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। ठीक है। तो बेटा ये थे बाल विकास से संबंधित। यह अंतिम प्रश्न है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है किसके द्वारा? कक्षा शिक्षण में, व्यक्तित्व निर्माण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा बेटा उपयुक्त सभी। तो ये थे बेटा बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात कर लेते हैं विषय 2 भाषा 1 के अंतर्गत हिंदी। अब बात करेंगे हिंदी के 30 ऐसे प्रश्नों की जो परीक्षा में सीधे पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न मान लो या 31, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? यह यूपी टेट का सदाबहार प्रश्न है। कहने का मतलब है ये जो है यूपी टेट के एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जब एग्जाम हुआ है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कवि का स्त्रीलिंग जो होता है बेटा वो कवित्री होता है, कवियत्री। पहला ही वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला नहीं, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। हाँ। सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है बेटा, तो देखेंगे दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है, महेंद्र नहीं होता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 33वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। स और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, स्पर्श संघर्षी। तो बेटा मैंने ये बताया था ये ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाए जाते हैं। जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारे बोलते वक्त हमारे मुख से ऊष्मा प्रकट होती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है। जहाँ ऊर्जा लगे या घर्षण हो वहाँ जो है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, जो 4 होते हैं स और हा। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 34 प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? तो बेटा कपटी मित्र के लिए दांत काटी रोटी ये नहीं होगा, आस्तीन का सांप, अकल की दुम, आबनूस का कुंदा। तो बेटा इसका सही जवाब होगा वो होगा आस्तीन का सांप। ठीक है। ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 35वां प्रश्न। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस जन्म। तो बेटा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए पुनः जन्म होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, संधि जब भी करें आप दोनों पदों का सही अर्थ आना चाहिए, आपकी संधि कभी भी गलत हो ही नहीं सकती। यानी संधि का जब हम विच्छेद करेंगे तो जो दोनों पद बनेंगे उन दोनों का अर्थ होना चाहिए। अगर दोनों पदों का अर्थ निश्चित निकल रहा है तो आपकी संधि कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है।
प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो बेटा इत्यादि जो है इसमें जो संधि प्रयुक्त हुई है वो हुई है यण संधि। क्यों हुई है? अब ये मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, यहाँ पे नियम पर नहीं चलेंगे। या रा ला बा यानी अंतस्थ व्यंजन जहाँ दिखाई दे जाए, या रा ला और बा, और इनसे पहले कोई अगर आधा अक्षर दिखाई दे जाए, जैसे यहाँ या से पहले आधा ता लगा हुआ है, तो अगर इसका जब हम इसकी संधि देखेंगे तो यण संधि होगी। ठीक है, जैसे स्वागत, इत्यादि, अत्याचार, ऐसी जो जितने भी वर्ण हैं उस जितने भी वर्ड हैं, शब्द हैं, उनमें यण संधि होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये नियम या ये ट्रिक आपकी समझ में आ गई होगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 37 नाक रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। तो बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दीनतापूर्वक प्रार्थना करना, नाक रगड़ना। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्थान, उत्कर्ष, रोपण, अवनति। तो बेटा उन्मूलन का जो सही विलोम शब्द होगा वो रोपण होगा। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। 39 मृगावती किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? उस्मान, कुतुबुन, मंजन, जायसी। ये यूपी टेट के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा कुतुबुन, ऑप्शन बी। आनंद, अगला प्रश्न है 40वां। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू महादेव सेठ, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़, अंबिका प्रसाद व्यास। तो बेटा इस रचना के जो लेखक हैं वो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगढ़ हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं बेटा। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो बेटा आदिकाल को वीरगाथा नाम जो दिया था वो दिया था आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो नाम दिया था वो दिया था, एक मिनट, वीरकाल, आचार्य राम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही आदिकाल कहा था, और प्राचीन काल जो है वो जो वीरगाथा काल नाम दिया था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। प्रश्न संख्या 42 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों की रचयिता कौन है? महाकल चतुर्वेदी, सुमित्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा। तो बेटा ये जो कविता लिखी थी वो सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी, सबको मालूम है, सबने पढ़ी है, ऑप्शन बी। घा का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। तो बेटा यहाँ पे ट्रिक से फिर बताना चाहूँगा आप लोगों को। घा का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ होगा। क्यों होगा? आप एक सीरीज़ बना लीजिए KTM 2, KTM यानी का से कंठ, कंठ के जो 5 वर्ग हैं, अब इन्हें क्या है, जैसे 5 वर्ग हैं, 25 अक्षरों को यानी का से लेकर पा तक को हमने 25 जो वर्ण हैं उनको स्पर्श व्यंजन कहा है और उन्हें 5-5 के ग्रुप में बांटा गया है, का से अणा, इस तरह से। तो प्रत्येक गुण को KTM 2 इसके हिसाब से रख दीजिए। का मीन्स कंठ, टी मीन्स तालु, KTM, M मीन्स मूर्धा, दा मीन्स दंत, ओ मीन्स ओष्ठ। तो उसके हिसाब से 5-5 से रख देना और याद कर लेना। ये ट्रिक 100% काम आएगी और इससे आप जो है जो वर्ण है उनका उच्चारण स्थान नहीं भूल पाओगे। प्रश्न संख्या 44 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। तो उत्तर होगा इसका बी, ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय। आगे कुआ पीछे खाई का सही लोकोक्ति अर्थ क्या है? चारों तरफ पानी पानी होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत होना, बीच में से निकल भागना। आगे कुछ कुआ पीछे खाई, तो बेटा इसका सही अर्थ होता है दोनों ओर मुसीबत होना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46 की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? बेटा ये तुलसीदास जी की सुप्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। जिस तरह वाल्मीकि की रामायण सुप्रसिद्ध है उसी तरह तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है वो सुप्रसिद्ध है। ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में। ठीक है, हाँ। और सूरदास जी की अन्य रचना कवितावली और दुआवली वो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 की बात कर लेते हैं। उद्वेग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत प्लस वेग, उद प्लस वेग, उच्च प्लस वेग, उ प्लस वेग। तो बेटा इसका जो सही विच्छेद होगा उत प्लस वेग होगा। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए। चौराहा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? कर्मधारय, ऑप्शन ए। बी द्वंद्व, सी द्विगु, अव्ययभाव, डी। तो बेटा चौराहा 4 राहों का समूह, यानी जहाँ संख्या या नंबर या डिजिट की बात की जाए वहाँ जो है आपका द्विगु समास होता है। इसमें पहला पद संख्यावाची होता है, ध्यान रखना। लेकिन यही संख्यावाची शब्द किसी नदी से पहले आए, जैसे सप्तगंगा, ठीक है, चौ, यमुना, ऐसे आए तो वो अव्ययभाव समास कहलाएगा। ध्यान रखना। समास के बारे में जान लेते हैं, ट्रिक के साथ बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा। जहाँ कारक चिन्हों का प्रयोग हो
कारक चिन्ह कौन से? कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हुआ रे। अगर इस तरह का प्रयोग हुआ तो वहाँ तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। जहाँ दोनों पद प्रधान हो, यानी दोनों पदों की वैल्यू बराबर हो, दोनों पद का इंपॉर्टेंस हो, जैसे माता पिता, सुबह शाम, सूरज चंदा, यानी दोनों ही पद प्रधान हो, वहाँ जो है द्वंद्व समास होगा। जहाँ संख्या की बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए, डिजिट की बात की जाए, वहाँ द्विगु समास होगा। जहाँ एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है जो कंठ। अगर नीला है जो कंठ यानी कंठ, गला सबके पास है लेकिन विशेषता क्या है? नीला है। मृगनयनी, आँखें सबके पास है लेकिन कैसी आँखें? मृगनयनी, यानी हिरण की सी आँखें। ठीक है, तो ये कर्मधार होगा। जहाँ हम शब्दों के बारे में सही जानकारी ना लगा पाएँ या शब्द का सही अर्थ ना जान पाएँ, वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। जैसे भरपेट या पेट भरकर, कितना पेट भरकर नहीं मालूम, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, कितनी शक्ति के अनुसार नहीं मालूम, यानी शब्दों के बारे में शब्द अपना सही अर्थ प्रकट नहीं करेगा, वहाँ अव्ययीभाव समास होगा। और जहाँ विशेष शब्द के लिए बात की जाए, वहाँ जो है बहुव्रीहि समास होगा। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव शंकर। ठीक है, तो इस तरह से ये समास के बारे में मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूँ समास आपकी समझ में आ गए होंगे। प्रश्न संख्या 49 की तरफ बढ़ते हैं। 49 है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, कौन सा अलंकार है? बेटा जहाँ कोई अक्षर बार बार दिखाई दे जाए, अक्षर की बात कर रहा हूँ मैं, शब्द की नहीं, अक्षर, यानी जैसे इसमें कौन सा अक्षर बार बार दिखाई दे रहा है? चा दे रहा है ना, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ कोई अक्षर बार बार दिखाई दे जाए वहाँ जो है अनुप्रास अलंकार होता है। उपमा के यमक अलंकार की बात कर लेते हैं। जितने शब्द उतने अर्थ, यानी किसी पंक्ति में अगर कोई शब्द 2 बार आ गया तो उसके 2 अर्थ होंगे अलग अलग, 3 बार आ गया तो 3 अर्थ होंगे। ये ट्रिक बता रहा हूँ। वहाँ यमक अलंकार होगा। उपमा, उपमा का मतलब होता है कंपैरिजन करना, यानी समानता करना। जब 2 चीज़ों में समानता की जाती है वहाँ उपमा होता है। सलेश, शब्द एक अर्थ अनेक, यानी कोई शब्द एक शब्द आएगा इसमें और उसके कई सारे अर्थ निकल रहे होंगे, यानी एक से ज़्यादा अर्थ निकल रहे होंगे, वहाँ जो है हम सलेश अलंकार का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये चारों अलंकार आपकी समझ में आ गए होंगे। अलंकार से रिलेटिव अगर अदर कोई प्रश्न आता है तो मैं और भी अलंकारों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर हिंदी के बारे में और भी विशेष जानकारी चाहिए तो हिंदी के लिए स्पेशल 100 प्रश्नों की एक श्रृंखला जल्दी ही आपको इसी चैनल मेरे हिंदी पाठशाला बाई आर के पर देखने को मिलेगी। प्रश्न संख्या 50 की तरफ बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, रति बेटा श्रृंगार रस का है, हास का है। शोक, शोक जो है वो करुण रस का है। विस्मय का निर्वेद होता है, विस्मय का जो है निर्वेद होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या और हाँ, रस से रिलेटिव, रस के अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मुख्य रूप से रस के भरत मुनि के अनुसार रस के कितने वेद हैं, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो रस के 8 वेद हैं, और अगर जनरली आपसे पूछा जाए रस के कितने वेद होते हैं तो रस के 9 वेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। या आधुनिक समय में रस के कितने वेद माने गए हैं, अगर आधुनिक समय में पूछा जाए तो 11 माने गए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? भ्रमर, ये बेटा तत्समय, अग्नि तत्समय, चंचू तत्समय, खेत तद्भव है। ध्यान रखना, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यूज हुए तत्सम कहलाए हैं, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में यूज हुए लेकिन बदल गए, हिंदी में कन्वर्ट हो गए, वे तद्भव कहलाएं। ठीक है, प्रश्न संख्या 52, अष्टचाप के कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुम्मन दास। तो बेटा इसमें से जो है वो नाभादास जो है अष्टचाप के कवि नहीं है। ठीक है, भूषण किस काल के प्रसिद्ध कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आदिकाल। तो बेटा भूषण जो है वो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। इकलौते ऐसे कवि थे जिन्होंने रीतकाल में वीर गाथा काल की कविताएं रची। बाकी इस काल के जितने भी कवि हुए वो रीतकाल के थे। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध कवि चंद्रवरदाई है। ध्यान रखना, भक्ति काल का प्रसिद्ध कवि तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जायसी। रीतकाल का केशवदास, बिहारी जी और भूषण। आदिकाल के मैंने बताई थे, चंद्रवरदाई हुआ, नलपति नाल हुआ। ठीक है, ये है। प्रश्न संख्या 54, हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? तो बेटा हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। कितनी? 18 बोलियां हैं। और हिंदी भाषा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। 5 भेद के अंतर्गत 18 बोलियां हैं, यानी हिंदी भाषा को 18 तरीके से बोला जाता है। ये जो भोजपुरी, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, ठीक है, ये सारे के सारे ये 18 भाषाओं के ही रूप हैं। ठीक है बेटा, चिंतामणि किसका प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? तो बेटा चिंतामणि जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। चिंतामणि के कितने भाग हैं? तो चिंतामणि के बेटा 2 भाग हैं, चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। और ये कैसा संग्रह है? ये निबंध संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 56, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? अशोक के फूल, तो बेटा अशोक के फूल जो रचना है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ध्यान रखना है ना। ऑप्शन बी, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके बेटा उसे अनवर्चनीय कहेंगे, यानी वाणी से व्यक्त ही नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 58 की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो बेटा हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर प्रश्न यहाँ आ गया विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या
59 कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बेटा मैंने क्या कहा था शुरुआत में, जितने शब्द उतने अर्थ, यानी जो शब्द जितनी बार आए उसके अर्थ अगर उतनी बार आए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? वहाँ यमक अलंकार होगा। कनक कनक कितनी बार आया है? 2 बार हुआ आया है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार होगा। रूपक में क्या होता है? रूपक में एक वस्तु को दूसरी मान लिया जाता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले लूँ, अब कृष्ण ने जब मैया से जिद की तो उन्होंने चंदा को खिलौना मान लिया कि मैया मुझे तो वो चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखेंगे, अगर ये नहीं समझ में आया, पाया जी मैंने राम रतन धन पाया, यानी यहाँ राम को धन मान लिया गया है। ठीक है, रूपक बता दिया, यमक बता दिया, सलेश जो शब्द जितनी बार उसके अर्थ उतनी बार। ठीक है, हिंदी पाठ से अंतिम प्रश्न, शिल्पगत आधार पर धोए से उल्टा छंद कौन सा है? बेटा धोए का उल्टा सोराटा होता है। ठीक है, जहाँ धोए में 13-11 मात्राएँ होती हैं, वहीं सोराटा में 11-13 मात्राएँ होती हैं। ठीक है, चौपाई में 24 मात्राएँ होती हैं। ठीक है, तो यह मात्रिक छंद हैं। भाग 3 भाषा सेकंड संस्कृत के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। 61 प्रश्न, संस्कृत व्याकरण में अच किसे कहा जाता है? सभी व्यंजनों को, सभी स्वरों को, आयोभा को, अंतस्थ वर्णों को। तो अच बेटा सभी स्वरों को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। 62 चलते हैं। ईचू या सानाम रिक्त स्थान की पूर्ति करें, तो ईचू या सानाम तालु, ईचू या सानाम तालु रिक्त स्थान, यानी तालु आएगा इसमें। ठीक है, 63वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महेश्वर सूत्रों के अनुसार ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यण, सल, अच, जस। तो बेटा सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। नायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ने धक अक, न प्लस अक, ना प्लस यक, नो प्लस अक। तो इसका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन बी, न प्लस अक, नायक। गंगो शब्द में कौन सी संधि है? तो बेटा इसमें वृद्धि संधि होगी। क्यों होगी? अब इसे भी समझ लीजिए, यहाँ भी ट्रिक की बात कर रहा हूँ। जहाँ बड़ा ओ और बड़ी ए की मात्रा लगी हुई दिखाई दे जाए वहाँ वृद्धि संधि होती है। जहाँ छोटा ओ छोटी ए की मात्रा लगी दिख जाए वहाँ गुण संधि होती है। जहाँ बड़ा आ बड़ी ई बड़े ऊ की मात्राएं दिखाई दे जाएं वहाँ दीर्घ संधि होती है। यण संधि या रलावा से पहले कोई आधा अक्षर आ जाए वहाँ यण संधि होती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हरे अव में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो बेटा हरे अव में पूर्ण रूप संधि जो है प्रयुक्त की गई है, ऑप्शन बी। 67वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनोरथ का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से क्या होगा? मनोरथ, बेटा इसका जो सही होगा मनः प्लस रथ होगा। क्यों? ठीक है, ऑप्शन बी। राम शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? रामन, रामम, रामाय, रामेण, रामस्य। इसका सही जवाब होगा बेटा रामेण, ऑप्शन सी। हरे यानी 69वां प्रश्न है, हरे रूप हरि शब्द की किस विभक्ति में बनता है? ऑप्शन ए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी। तो बेटा हरे जो बनता है वो पंचमी और षष्ठी में बनता है। ठीक है, पितरन रूप पितृ शब्द की किस विभक्ति और वचन का है? प्रथमा बहुवचन, द्वितीया एकवचन, द्वितीया बहुवचन, तृतीया एकवचन। ये 70वां प्रश्न है, सही जवाब होगा द्वितीया बहुवचन। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको संस्कृत से रिलेटिव इसके नियम जानने हैं, उपसर्ग प्रत्यय संधि, तत्सव तद्भव या स्वर व्यंजन महासूत्र, महेश्वर सूत्र, तो इसके लिए मैंने 2 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला पे डाले हैं, जिसमें मैंने 50-50 प्रश्नों के 2 भागों में हिंदी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया है। व्याख्या से क्या होगा कि आपकी समझ में नियम भी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 71, अस्मत् सर्वनाम शब्द का प्रथमा बहुवचन का रूप क्या होगा? बेटा ये अस्मत् जो शब्द है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? यूपी टेट के लिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वयम, सी। पटस्यति में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? तो बेटा इसमें लटरल कार प्रयुक्त होता है। ठीक है, क्योंकि लटरल कार को ही भविष्यत काल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अभिवत रूप भू धातु के किस लकार का बोधक है? तो बेटा ये लंगलकार भूतकाल का बोधक है। संस्कृत में कुल कितने कारक माने जाते हैं? बेटा संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और हिंदी में 8 कारक माने गए हैं, दोनों में डिफरेंट है, हिंदी में 8, संस्कृत में 6। प्रश्न संख्या 75, अस्त्रात पत्रम पद्धति में अस्त्रात पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। बेटा इसमें पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, ऑप्शन सी। नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो नमः के योग में बेटा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो बेटा इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अक्षण काण वाक्य में किस सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? साधकतम करणकम येनांक विकारा संयुक्ते प्रधाने हेतु। तो बेटा इसका सही उत्तर होगा येनांक विकारः। प्रश्न संख्या 78, 78वां प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं। अधहरि पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुहरि, द्वंद्व। अधहरि में बेटा अव्ययीभाव समास है। ठीक है,
पंचगंगम में कौन सा समास प्रयुक्त है? मैंने पहले ही बताया था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि नदी के सामने, यहाँ गंगा नदी है, उसके सामने संख्यावाची शब्द आ जाए, जहाँ नदी के सामने संख्यावाची शब्द आ जाए वहाँ जो है अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। पितरों का समास विग्रह क्या होगा? पितरों का बेटा जो समास विग्रह होगा वो पिता चा माता चा होगा या माता पिता चा होगा, माता चा पिता चा होगा। है पठित्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? बेटा कित्वा, ऑप्शन बी। 81वां प्रश्न। 82वां प्रश्न देख लेते हैं। व्यस्य में प्रत्यय कौन सा है? तो व्यस्य में प्रत्यय लप्य है। यह भी टेट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण में उपसर्गों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो बेटा 22 मानी गई है। ठीक है, ऑप्शन सी। संस्कृत संख्या 69 या नवनवति किस संख्या को कहते हैं? तो बेटा इसे 99 को कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी टेट के नज़रिए से। प्रश्न संख्या 85 की तरफ बढ़ते हैं। पितृव्य शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? पितृव्य शब्द का हिंदी अर्थ होता है बेटा चाचा, पितृव्य, पितृ का भाई, पिता का भाई। कादम्बरी के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो बेटा कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट है, ऑप्शन बी। 87वां प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम साहित्य की कौन सी विधा है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, नाटक है या आख्या है? तो बेटा ये महाकाव्य है, सॉरी नाटक है, ऑप्शन सी। हितम मनोहरी चा दुर्लभम वच सूत्र किस ग्रंथ से उद्धत है? तो बेटा ये जो सूत्र है ये कीर्तार्जुन नियम से उत्पन्न है। 89 प्रश्न, संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि में कौन गिने नहीं जाते? तो बेटा ये भट्टोजी दीक्षित को नहीं गिना जाता, ऑप्शन डी। संस्कृत भाषा का अंतिम प्रश्न, भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? ये हिंदी में भी पूछा जा सकता है, पेडागोजी में भी पूछा जा सकता है, संस्कृत में भी पूछा जा सकता है। सही क्रम है बेटा सुनना यानी श्रवण, भाषण, बोलना, पठन, पढ़ना, लेखन, लिखना, LSRW। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? LSRW। तो ये थे संस्कृत के 30 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्न विषय 4 गणित। 115वां प्रश्न, किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है? वह संख्या स्वयं क्या कहलाती है? बेटा वो संख्या कहलाएगी 0। जैसे हम 0 को इंक्लूड करेंगे तो वो संख्या 0 कहलाएगी। प्रश्न संख्या 116, घन के कुल कितने फलक होते हैं? तो बेटा घन के कुल जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक किसे कहते हैं? इसका सही जवाब होगा बेटा ऑप्शन बी, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो। ठीक है, यानी जो सबसे ज़्यादा घूमे उसी को बहुलक कहते हैं, जिसकी आवृत्ति मीन्स ज़्यादा बार जो है घुमाव करे। प्रश्न 118 है, इसका क्या मान होगा? तो बेटा इसका जो मान होगा वो होगा 25। प्रश्न संख्या 119 देख लेते हैं। गणित शिक्षक की आगमन विधि किस सूत्र पर कार्य करती है? तो बेटा इसका सही जवाब होगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं मैथ में। यानी गणित में जब भी हम इस विधि का प्रयोग करेंगे तो उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है। प्रश्न संख्या 120, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एक कुंजी है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो बेटा ये प्रसिद्ध कथन है रोजर बेकन का। यार ये मैथ के बड़ी जल्दी प्रश्न खत्म हो गए भाई, रुक जाइए। अब बात कर लेते हैं प्रश्न 5, पर्यावरण अध्ययन। 30 प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो बेटा विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। 122वां प्रश्न, MS स्वामीनाथन भारत में किस क्रांति से संबंधित एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो बेटा ये जो वैज्ञानिक थे प्रसिद्ध, वो हरित क्रांति से प्रसिद्ध थे। प्रश्न संख्या 123, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत में कहाँ स्थित है? यानी इसकी जो हेड ऑफिस है, मुख्य कार्यालय, वो कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, ऑप्शन बी। 124वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो पादप प्रकाश संश्लेषण के समय जो गैस ग्रहण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑप्शन सी। 125वां प्रश्न, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? शाकभाजी, मृतक पक्षी, मांस पक्षी, रसायन पक्षी। ठीक है, यानी मृतक पक्षी कहा जाता है। ठीक है। 126वां प्रश्न, तप्त भूम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बेटा इससे भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न का सही आंसर ए होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 127 की तरफ। 16 घास स्थल भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय, डी विंध्याचल। तो बेटा ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए। भारत में पेड़ बचाव से संबंधित प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेधा पाटेकर, ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी MS स्वामीनाथन, सी चंडी प्रसाद भट्ट, डी।
तो बेटा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। ये चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। 129वां प्रश्न देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1972 ऑप्शन ए, 1973 ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 1981, डी 1985। तो बेटा इसका सही जवाब होगा 1973, 1973 ऑप्शन बी। दुग्ध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण ऑप्शन ए, आसवन बी, ट्यूमन सी, स्टेरलाइजेशन डी। तो बेटा जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है वो क्यूवन कहलाती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। किस देश 131वें प्रश्न की तरफ। किस देश के संविधान से भारत में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, बी यूनाइटेड किंगडम, सी यूएसए, डी यूएसएसआर। तो बेटा जो ये संविधान मौलिक अधिकार लिए गए वो यूएसएसआर यानी रूस से लिए गए। 132वां प्रश्न देख लेते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को प्रदर्शित करता है? उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। तो बेटा ध्रुव तारा जो करता है उत्तर दिशा की ओर को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए। 133वां प्रश्न है। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। तो बेटा इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। 134वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर बी ऑक्सीजन, सी मीथेन, डी ऑर्गन। तो बेटा इसका सही जवाब होगा मीथेन, CH4। प्रश्न संख्या 135 की तरफ बढ़ते हैं। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर सी सल्फर, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो बेटा इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड CO2 अम्लीय वर्षा कारण है ताजमहल को पीला होने के लिए। प्रश्न संख्या 136 की तरफ बढ़ते हैं। गोलकुंडा किला का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया था? ऑप्शन ए चोल वंश, ऑप्शन बी चालुक्य राजवंश, ऑप्शन सी काकतीय राजवंश, डी पल्लव राजवंश। तो बेटा इसका सही जवाब होगा काकतीय राजवंश। प्रश्न संख्या 137 की तरफ बढ़ते हैं। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन ए, बी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। 138वां प्रश्न। भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी स्विट्जरलैंड, डी आयरलैंड। तो बेटा ये जो लिया गया था ये इंग्लैंड से लिया गया था, ऑप्शन बी। 139 लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। इसका ऑप्शन सही होगा भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 140 भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 141 गंगा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए अरावली श्रेणी से, नंबर 2 लद्दाख ग्लेशियर से, नंबर 3 सी गंगोत्री ग्लेशियर से, नंबर डी मिलाप ग्लेशियर से। तो बेटा गंगोत्री से गंगा निकलती है, ध्यान रखना, ऑप्शन सी। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 142वां प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, ए, बी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सी केंद्रीय जल आयोग, डी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB। प्रश्न संख्या 143 की तरफ बढ़ते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिसिली में, बी हवाई में, सी एंडीज पर्वतमाला में, डी रॉकीज में। तो बेटा ये एंडीज पर्वतमाला में इक्वाडोर में स्थित है। प्रश्न संख्या 144 तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? गंगा, ऑप्शन ए, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी सिंधु। तो बेटा इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 145 145 परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ATP, बी सूर्य का प्रकाश, सी DNA, डी RNA सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 146 एग मार्क का संबंध भारत में किससे होता है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, प्रसंस्करण से, उत्पादन से। तो गुणवत्ता से, खाद्य पदार्थों की शुद्धता से एग लोगो उत्पादित किया जाता है। प्रश्न संख्या 147 किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जीव किस स्तर पर आते हैं? प्राथमिक स्तर उत्पादक, ऑप्शन ए, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, सी अपघटनकर्ता। तो इसका सही जवाब होगा प्राथमिक उपभोक्ता। पेड़ पौधे उत्पादक होते हैं, ठीक है। उत्पादक कौन करता है? पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहा जाता है, ठीक है। मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता कहा जाता है। अपघटनकर्ता जो दोनों चीज़ों को, ठीक है। ऑप्शन 48 प्रश्न संख्या 48 भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण का 10% का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए लिंडमैन ने, बी गोल्डमैन ने,
3 ओडम ने, 4 डार्विन ने। तो बेटा इसका जो नियम दिया था वो दिया था लिंडमैन ने। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 149, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास या क्षरण निम्न में से किस ध्रुव पर हुआ है? तो बेटा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी उत्तरी ध्रुव, सी दक्षिणी ध्रुव, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा दक्षिणी ध्रुव। अंटार्कटिका के ऊपर से जो है क्षरण हुआ है ओजोन परत का। ये यूपी टेट के नज़रिए से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 150, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पास किया गया? ऑप्शन ए 11 मई 1972, बी 11 दिसंबर 2002, सी 16 अक्टूबर 1990, डी 10 दिसंबर 1980। तो बेटा ये नियम जो लागू किया गया वो ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2002। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और मैं ये वादा करता हूँ इसमें से आपको सीधे प्रश्न 10 से 15 प्रश्न आपको सीधे दिखाई दे जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।